ठीक है, लास्ट में रुक जाना आप लोग, है ना। चलिए ये स्टार्ट करें। मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, इसमें ड्रेनेज की बात की थी। तो ड्रेनेज में क्या बताया था मैंने आपको, 4-5 प्रकार से पार्ट्स बताए थे। जैसे इसमें ये तो मेन पार्ट हो गया आपका अफवाह, है ना। इसमें मैंने ड्रेनेज में बताया था अफवाह में, अफवाह क्या होता है, जब नदी अपने एक मार्ग में क्या करती हो, गति करती हो, मूव करती हो। एक मार्ग से मतलब ये मार्ग दिया हुआ उसका, इसमें ये क्या कर रही है, गति कर रही है ना, तो ये क्या हो गया, नदी का अपवाह हो गया। ओके। दूसरा मैंने पॉइंट बताया था आपको, अपवाह तंत्र। क्या बताया था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जब नदी इस तरह से गति कर रही है और इसमें आकर पीछे रेड कलर तो दिख ही नहीं रहा होगा, इस तरह से कई सारी नदियां आकर कहाँ मिल रही हैं, आपकी मुख्य नदी में मिल रही है ना। ये क्या होगी, आपकी सहायक नदियां हो गई, और ये आपकी मुख्य नदी, ये भी सहायक नदी हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे, यानी कि जाल फैला हुआ, ट्रैप, है ना। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था आपको, अपवाह द्रोणी बेसिन बोलते हैं इसको, है ना, ड्रेनेज बेसिन के बारे में। अपवाह द्रोणी में थोड़ा सा ये चेंज किया था कि जहां पर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ओके, क्या है यहाँ पर, जहां पर इनका क्षेत्र फैला हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका, अपवाह द्रोणी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप अपवाह में, तो आप किसी भी नदी के बारे में बता सकते हो। अपवाह तंत्र की बात करें तो उसमें जैसे बता सकते हो, नदी गंगा अपवाह तंत्र फैला हुआ है ना, सिंधु अपवाह तंत्र बता सकते हो, ब्रह्मा अपवाह तंत्र बता सकते हो, और आपका गोदावरी अपवाह तंत्र बता सकते हो। ये एग्जाम्पल बता सकते हो, है ना। द्रोणी वाले में समझ में आएगा बेसिन, जहां तक इसका एरिया क्या हो रहा है, कवरेज हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था आपको, जल विभाजक, या फिर आप जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में पढ़ सकते हैं ना, कैचमेंट एरिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी तो सहायक नदी है ना, अब ये मुख्य नदी में आकर क्या हो रही है, इधर से भी आ रही नदी, ये आ रही है सब, तो यार एक जगह दलदल जगह वहां पर, या फिर बोल सकते हैं दलदल जगह मान सकते हैं तिब्बत वाले एरिया में, है ना। इसमें सभी जगह नदियां क्या होती है, आपस में आके एक जगह इकट्ठी हो जाती है, यानी कैचमेंट हो जाती है ना, तो उसको बोल रहे हैं हमने जल ग्रहण क्षेत्र। फिर बताया मैंने फिफ्थ पार्ट आपको, फिफ्थ पॉइंट में जल विभाजक, वाटर डिवीजन, सॉरी डिवाइड। वाटर डिवाइड में क्या पढ़ा था हमने, जब कोई नदी जा रही हो, उसके मार्ग में कुछ उच्च भूमि आ जाए, उच्च स्थान आ जाए, है ना, तो उस क्या कर देगा, पानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल से भी मैंने बताया था, जैसे कि हिमालय वाली नदियों को प्रायद्वीपीय वाली नदियों में आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक और एग्जाम्पल समझा था हमने, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ऊपर कौन सी नदी बहती है, आपकी नर्मदा नदी जाती है। इसके जस्ट नीचे कौन सी आती है, हमारी ताप्ती नदी। तो ये जल विभाजक का कार्य किसने किया, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज ने किया था, है ना, जल विभाजक के बारे में। एक और पॉइंट बताया था मैंने आपके लिए, पैटर्न के बारे में बताया था, है ना, पैटर्न बोलते हैं उससे प्रतिरूप। पैटर्न में क्या बताया था मैंने, इसमें कई सारी ज्योमेट्रिक के बारे में बताया था, आकृति के बारे में, है ना। ठीक है, तो आकृति तो कैसी भी हो सकती है, कई सारी नदियां होती हैं ना, इस तरह से घूम के जाती हैं, बिल्कुल ये ऐसे आती है ना। कई सारी नदियां ट्रेंगल टाइप में होती है, तो ये किस में आ जाएंगी, सभी उसकी पैटर्न में आ जाएगी, जियोमेट्रिक उसकी स्थलाकृति में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद में ये तो हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट बताया मैंने आपको अपवाह के बारे में। दूसरा बताया था मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण किया था हमने। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने कितने पार्ट्स में बताया था आपको, 2 पार्ट्स में बताया था। पहला पार्ट्स कौन था, क्रमबद्ध अपवाह तंत्र। ओके, अब ये क्रमबद्ध से बोले तो यानी कि नदी क्या करेगी, जैसा मार्ग उसके लिए बताया हुआ है वो ऐसे ही मार्ग में क्या करेगी, गति करेगी। समझ पा रहे ना, चाहे मैंने एग्जांपल देके समझाया है, जैसे कोई नदी आ रही है ऊपर से, उसकी ढलान ऐसे है, ऐसे इस प्रकार से है, तो यानी कि वो इस तरह से ही क्या करेगी, गति करेगी। ओके, दूसरा बताया था मैंने अनुक्रमबद्ध। अब ये अक्रमबद्ध बोल सकते हो उसको, सॉरी, अक्रमबद्ध नदी में क्या पढ़ते हैं हम, जब भी कोई नदी गति करती है
तो इसके मार्ग में कोई भी कठोर चट्टान वगैरह कुछ भी आ जाए, लेकिन उसको काटती हुई, उसको चीरती हुई वो क्या बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें पेनिनसुला में। ओके, ये कहाँ मिलती है हमें, प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी में क्या होता है, कठोर चट्टानें रहती हैं। कठोर चट्टानें आग्नेय और कायांतर चट्टानों से मिलकर बनी होती है ना, तो ये चट्टानें क्या काट नहीं पाती, जिस तरह से उसका मार्ग गया हुआ है उसी तरह से वो क्या है आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जबकि जो हम हिमालय वाली नदियों की बात करते हैं तो वहाँ अधिकतर जो रॉक बनी हुई है वो चूना पत्थर की बनी हुई है, ग्लेशियरों की बनी हुई है, तो उनको काटती हुई नदी क्या बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है ना, जो हिमालय वाली नदियों की बात करते हैं हम। तो आप, मैंने एग्जाम्पल ही बताया था, जो सिंधु नदी की बात करते हैं हम, गंगा नदी की बात करते हैं ना, तो इस तरह से एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी अनुक्रमबद्ध वाले, है ना। फिर मैंने बताया जो क्रमबद्ध नदियां है वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की होती है। आज मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, डायग्राम से समझना उसको, है ना। अनुवर्ती, परिवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, ये किसमें, सभी क्रमबद्ध में ना। अब इसमें क्या होता है देखो, माना कि ये कोई नदी आ रही है, ये आपकी कौन सी रिवर है, मुख्य रिवर है। मुख्य रिवर से मतलब समझ रहे हैं ना, एक मुख्य रिवर होती है, उसमें कई सारी सहायक नदियां आके मिलती है ना। ये मुख्य रिवर हो गई। अब मुख्य रिवर कैसे गति करेगी, वो ढलान के अनुसार। ओके, जिधर उसका स्लोप होगा उधर क्या करेगी मुख्य रिवर, गति करेगी। तो वो कौन सी नदी कहलाएगी आपकी, अनुवर्ती, है ना। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको परिवर्ती नदी की, तो जो उसकी सहायक नदी आके मिलेगी वो कितनी डिग्री एंगल पर मिलेगी, आपकी 90 डिग्री एंगल पर मिलेगी। यानी कि जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, उसमें इस तरह से कोई नदी आके मिल रही है, ये कौन सी कहलाएगी आपकी, यही बताया था। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं प्रत्यानुवर्ती नदी। तो आपकी जो सहायक नदी है ना, सहायक नदी में जो आपकी मुख्य नदी की जो डायरेक्शन है, इस तरह से अगर कोई सहायक नदी मिल जाती है उसमें आके, तो उसको बोलते हैं हम प्रत्यानुवर्ती नदी। और जस्ट इसका अगर अपोजिट हो जाए ना, तो वो क्या कहलाती है आपकी, इसका डायग्राम समझ में आया आपको। इसका डायग्राम अच्छे से बना लेना, इसमें कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है, मैं पहले ही बता दूं आपको, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, जो अनुवर्ती नदी रहती है वो क्या रहती है आपकी, मुख्य धारा में बहती है, मेन नदी रहती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस टाइप से। अगर इसमें कोई भी सहायक नदी आके मिल रही हो, वो कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, वो क्या कहलाती है आपकी परिवर्ती रिवर। एक होती है इसमें प्रत्यानुवर्ती नदी। प्रत्यानुवर्ती नदी क्या है, जो उसकी सहायक नदी में आके मिलेगी, लेकिन किधर से, मुख्य नदी जिधर क्या कर रही हो, गति कर रही हो। मुख्य नदी ऊपर से नीचे स्लोप कर रही है, तो इस टाइप से ये भी कैसे करनी चाहिए, उस टाइप से ना। नवानुवर्ती नदी की बात करें तो इसकी जो प्रत्यानुवर्ती नदी है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए। इस प्रकार से समझ में आया आपको ये। ओके, दूसरा बताया मैंने अक्रमबद्ध नदी में, हाँ सहायक नदी में मिल रही, कल मेन नदी में बनाया था, तो उसको सुधार लेना। आज अलग नहीं है, आज, हाँ जी, हाँ ये वाला सही है। अगर हो सकता है कल वो डायरेक्शन वगैरह गलत बनी हो, इसको सुधार लेना थोड़ा सा ना। देखो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो, है ना। ये क्या हमारी मुख्य नदी है ना, ये सारी क्या आपकी सहायक नदी है। तो ये इसमें जो सहायक नदी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, वो कौन सी आपकी, ओके। अब इसमें जो नदी की, मेन नदी की जो डायरेक्शन है
इसी प्रकार से एक और नदी उसकी सहायक नदी में आके मिलकर उसका पानी इसमें जाता है ना, वो कौन सी कहलाती है आपकी प्रत्यानुवर्ती नदी। लेकिन जो प्रत्यानुवर्ती नदी के जस्ट अपोजिट जाए और वो भी सहायक नदी से मिलती हुई मुख्य नदी में पानी मिल जाए उसका, वो क्या कहलाती है आपकी नवानुवर्ती। उसको थोड़ा सुधार लेना कल वाले, है ना। दूसरा मैंने बताया था आपको अक्रमबद्ध वाली नदियां, तो इसमें क्या है, हमने 2 पढ़ी थी, है ना। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो पूर्ववर्ती पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने पूर्ववर्ती, एक पढ़ी थी अध्यारोपित नदी, है ना। अब इसमें क्या है, पूर्ववर्ती नदी में तो सिंपल बताया था मैंने, देखो अक्रमबद्ध वाली नदी की बात करें, वो क्या होती है, कोई भी उसके मार्ग में कठोर चट्टान आए तो उसको काटती हुई आगे बढ़ जाती है। अब बोलेंगे सर जब इस तरह से बढ़ी जाती है तो ये 2 टाइप्स की क्यों होती है, वो समझने हमें ना। तो पूर्ववर्ती में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई भी नदी है इस तरह से बहाकर आ रही है, इसमें ये कोई स्थल खंड है, ये भी स्थल खंड है ना, यहाँ पर कोई क्या आ जाए, कठोर चट्टान आ जाए तो इसको काटती हुई वो कहाँ बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल वे में हो गया ना, ये पूर्ववर्ती नदी की बात करते हैं। देखो नदी कौन सी बात करते हैं हम यहाँ पर, अध्यारोपित नदी की। अध्यारोपित नदी क्या करेगी, जैसे भी कोई मार्ग में जाएगी पहले वो किसका एरोजन करेगी, वहां पर जो सेडिमेंट पड़ा हुआ है, अवसाद पड़ा हुआ है, कई समय से क्या है वहां की जो चट्टान है उस पर क्या है अवसाद वगैरह धूल मिट्टी के कारण क्या है, वो चट्टान है वो किससे ढक गई, आपकी मिट्टी वगैरह से ढक गई है। अब ये मिट्टी वगैरह से इतनी ढक गई कि वो जो कठोर चट्टान थी वो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। ओके, जब वहां से नदी क्या करेगी, गति करेगी, तो पहले किसका इरोजन होगा, पहले मिट्टी का इरोजन होगा, उसके बाद जो कठोर चट्टान है उसको काटती हुई वो कहाँ जाएगी, आगे बढ़ेगी। वो कौन सी नदी कहलाएगी, आपकी अध्यारोपित नदी कहलाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, यहाँ के बाद में फिर मैंने बताया था आपको अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, यही पढ़ा था ना, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कि सर कल का ही पढ़ा रहे हो, है ना। देखो जो हमने पढ़ा है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। जैसे कि उसको प्रभावित करने वाले कारक में क्या बताया था मैंने, पहले आपको रॉक बताया था, टोपोग्राफी, स्लोप, और यही बताया था ना। फिर बाद में तो इसकी स्पीड वगैरह आ जाती है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, नदी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, है ना। जैसे मैंने रॉक के बारे में बताया, तो रॉक के बारे में कैसे ये नदी को प्रभावित करती है, क्योंकि जो रॉक होती है, चट्टान होती है, वो कैसी होती है, आपकी हार्ड और सॉफ्ट होती है। तो आप ही बताइए, जब रॉक सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट में इरोजन कैसा होगा, अधिक होगा, अधिक होगा तो वो सेडिमेंट अपने साथ लेकर जाएगी, सेडिमेंट लेकर जाएगी तो क्या बनाएगी, वो डेल्टा जमाएगी, और डेल्टा बनाएगी तो वहां पर जो मिट्टी जमी हुई है वो कैसी होगी, आपकी फर्टाइल होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। यही पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हाँ हार्ड की। हार्ड रॉक में क्या पढ़ा था, हार्ड रॉक में इरोजन नहीं होगा, है ना, किसकी अपेक्षा कम होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन जो हम सॉफ्ट रॉक की बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा बहुत कम होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने हार्ड में कम सेडिमेंट होगा, कम सेडिमेंट होगा तो आपका डेल्टा भी नहीं बनाएगी, तो क्या बनाएंगी, वो एस्चुरी बनाएंगे, है ना। ओके, फिर मैंने बात की थी यहाँ पर टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी बोले तो स्थलाकृति होती है ना। स्थल आकृति के आधार पर भी मैंने 3 प्रकार से बताया था आपको, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। माउंटेन की बात करें हम, माउंटेन में क्या पढ़ा था हमने कि जो उसका स्लोप होगा वो कैसा होगा, हाई होगा, स्पीड कैसी होगी, हाई होगी, सेडिमेंट कैसा होगा, मतलब इरोजन अधिक होगा तो यहाँ पर सेडिमेंट भी जमेगा। ओके, जस्ट इसका हम बात करें प्लेटू का, प्लेटू का स्लोप कैसा होता है, माउंटेन की अपेक्षा कम होता है। जितना हम माउंटेन में पढ़ते उतना हमें जिसका कम कम करते जाएंगे ना, इसका इरोजन भी कम कर देंगे, सेडिमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से स्पीड भी कैसी होगी, कम होगी।
प्लेन की बात की थी मैंने, प्लेन में क्या होगा, बिल्कुल ही उसमें डाउन हो जाएगा, इसका स्लोप तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। मैदान की बात करें, इसमें कोई ढलान है नहीं है, नहीं है, तो इसमें एरोजन भी कैसा होगा, कम होगा। बिल्कुल जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय नदी क्या करती है, मैदानी भागों में, मैदान में क्या करती है, वो गति करती है, मैदानों में बहती है ना, तो इसलिए वो क्या करती है, किनारों से कटाव करती है। थोड़ा बहुत देखा होगा आप लोगों ने, जब भी मैदानी भाग की नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे हम, तो बरसात के समय पर उसका पानी कैसा हो जाता है, मिट्टी टाइप का हो जाता है। अब मिट्टी टाइप का क्यों हो जाता है वो, क्योंकि जंगलों से कई सारे ऊपर जहाँ से वो बहकर आ रही नदियाँ, वो क्या करती हैं, किनारों से कटाव करती हैं। देखा होगा जिस प्रकार से कोई नदी है, अगर इसमें बाढ़ आ रही है तो धीरे धीरे पहले स्थान अगर 2020 में यहाँ पर होगा उसका, तो 2024 में क्या पहुँच जाएगा उसका। इस प्रकार से नदियों का जो रास्ता है चौड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, ओनली किनारों से कटाव करती है प्रायद्वीपीय नदी को, मैदानी भागों में जो बहती है ना। टोपोग्राफी के हो गए। अब यहाँ पर मैं टोपोग्राफी में चर्चा कर रहा था, तब तक सर आ गए थे, है ना। अब आगे चलते हैं, है ना। यंग स्टेज की बात करी मैंने ना, यंग स्टेज बोले तो हम युवा अवस्था, और युवा अवस्था में कैसे रहते हैं, एकदम पावरफुल। जैसे कि हमारी क्लास में भविष्य के युवा नेता हो सकता है, भविष्य के IAS IPS भी हो सकते हैं, भविष्य के समाज सुधारक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, पॉजिटिव सोचना है लेकिन, है ना। यंग स्टेज में मैंने बताया था कि जब नदी ऊपर से नीचे क्या करेगी, गति करेगी, तो वह क्या बनाएगी, 4 या 5 प्रकार की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी। जैसे कि V आकार की घाटी की बात करते हैं, क्या बनाएगी ये, V आकार की घाटी। V आकार की घाटी, जैसे कोई नदी ऊपर से नीचे जा रही है, तो वो क्या करेगी, नीचे कटाव करेगी या फिर साइड में करेगी, नीचे कटाव, यानी कि गहरा गड्ढा कर देगी, है ना। तो पहली आकृति बनेगी, वो कैसी बनेगी आपकी, V आकृति, है ना। दूसरा बताया मैंने I आकृति, शेप आकृति, है ना। V हो गई, I हो गई। उसके बाद में बताया था मैंने गार्ज के बारे में। गार्ज भी क्या होता है, इस प्रकार से ही होता है उसमें, है ना, गड्ढे टाइप का ही होता है, ऊपर से नदी। फोर्थ में बताया था मैंने आपको जलप्रपात, वाटरफॉल। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये देखो, अगर उसमें आ जाएगा युवा अवस्था में नदी किस प्रकार की संरचना बनाती है ना। अब उसमें आ गया आपका एस आकार की, है ना, तो एस आकार की घाटी आ जाए, है ना। तो क्या एस आकार की घाटी हम युवा अवस्था में रख सकते हैं, नहीं रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल। तो इसमें आपको याद होना चाहिए, एक और पॉइंट बताया था मैंने आपको, इसमें क्षिप्र का, है ना। ये किस स्टेज की बात कर रहे हैं हम, यंग स्टेज की। क्षिप्र का देखो, मैं डायग्राम से बताऊंगा इसको, है ना, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो शायद कम समझ में आए, तो डायग्राम से देखेंगे हम तो पूरा समझ में आ जाएगा ना। लेकिन इनके अलावा ये सभी समझ में आ रहे हैं ना, चारों पॉइंट क्लियर है ना। जलप्रपात देखना हो तो कहाँ जा सकते हो आप, धुआंधार जलप्रपात। कितना मीटर ऊंचा है, कई जगह 15 मिलता है, कई जगह 18 मिलता है ना। ओके, मैच्योर स्टेज की बात करें हम, मैच्योर स्टेज में क्या बनाएंगे आपकी, देखो ऐसा आकार की बात करें हम,
नहीं, घाटी नहीं लिखना है इसमें ना। इसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसा आकार की। अब कैसे बनेगी ऐसा आकार की वो भी बता देता मैं। जिस तरह से सर्प गति करता है इसी प्रकार से इसकी क्या बनेगी? आकृति बनेगी। क्यों बनेगी आकृति? बिल्कुल, सेकंड स्टेज में ना। ऐसा आकार की हो गई। और किस प्रकार की बन सकती है इसमें? हाँ जी, ऑक्सफोर्ड, वो लास्ट में देखो, लास्ट में भी बनेगा उसमें कुछ आकृतियां। ठीक है, ऐसा आकार के अलावा और क्या बन सकती है इसमें आपकी? सॉरी, जो आपने देखा होगा गोखोर झील की बात करते हैं हम, है ना। गोखोर झील वो किस में बनेंगी आपकी? इसी में बनेंगी। गोखोर, गोखोर समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। आ रहा है? गोखोर इसी में बनेगा। जैसे कि गाय देखिए सभी ने, गाय का पैर देखा है, पैर का, तो उसको बोलते हैं गौ का खुर, गोखुर, खुर बोलते हैं। उसके जो नीचे पैर रहता है ना, इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर होती है, यही होती है ना। हाँ जी, घोड़े का होता है, घोड़ा खुर थोड़ी ना लिखना है। होता है बिल्कुल, है ना, आई एग्री, है ना। चलिए यहाँ पर आया है लिखा कि गोखोर जैसी इसकी क्या होती है? आकृति होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जिस प्रकार से मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, इस प्रकार से नदी क्या कर रही है आपकी? नीचे गति कर रही है ना। अब वो क्या होती है? नीचे गति कर रही है तो मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा वो क्या करती है? नदी को काटती जाती है। कैसे काटेगी? इस प्रकार से वो गति करेगी, फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से काटेगी, है ना। नदी ही काटेगी। अभी नदी क्या करेगी? इस तरफ से ना बहती हुई वो क्या करेगी? अगर तेज स्टेज होगी, उसमें तेज धारा होगी, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या करेगी? वो गति करने लगेगी। तो यहाँ से गति करने लगेगी तो ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, ये पार्ट इस तरह से बच जाएगा। और जो मेन नदी है वो आपकी इस तरह से क्या करेगी? गति करेगी। तो हम इसे को बोलते हैं गोखोर। मेन नदी से क्या है? कुछ पार्ट्स में अलग होके उसमें पानी भर जाता है, उसे बोलते हैं हम गोखोर, है ना। अब आया समझ में गोखोर वाला? एक होती है आपकी ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में कैसी होती है व्यक्ति की हालत? बिल्कुल गए काम से, अब कुछ मत कहो उनसे, है ना, यही होती है ना। अब कुछ नहीं कहना उनसे, बस शांति के लिए कुछ समय के लिए एकांत जगह में छोड़ दिया जाए, है ना। और अगर गति भी करेंगे तो बिल्कुल आसानी से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही होता है। बिल्कुल जो नदी की थर्ड स्टेज की बात करते हैं, प्रौढ़ अवस्था के बाद में वृद्ध अवस्था की जो बात करते हैं, बिल्कुल नदी के जो मूवमेंट, उसका जो प्रेशर, जो उसकी गति, वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल डाउन हो जाती है। ओके, जब डाउन होगी तो अपने साथ जो सेडिमेंट वगैरह बहाकर लेके आई है, वो अपसाद वगैरह, तो उसको क्या करने लगेगी? वो जमा करने लगेगी, है ना। तो पहली बात यहाँ पर क्या बनेंगे? डेल्टा। क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा, है ना। क्यों बनेगा डेल्टा? क्योंकि अब उसके हाथ पैर में बिल्कुल क्या नहीं है? जान नहीं है ना। तो जान नहीं है तो फिर वो अपने साथ वजन भी नहीं ले जा सकते, वो जैसा है वैसा ही वहीं पर छोड़ देगा, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं जैसे नदी अपने मुहाने पर आती है, माउथ पर आती है, तो वहां पर क्या करती है? डेल्टा बनाती है ना। जैसे हमने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरबन डेल्टा, है ना। कहाँ पर है आपका? गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है ना। ओके,
डेल्टा के बाद में ये क्या बनाती है? नदी द्वीप। ओके, हाँ हाँ वही रिवराइन, जो आप सोच रहे हैं वही वाला है ना, जिस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा रिवराइन कहाँ है? मैं पढ़ा दिया अभी। मैं पूछ रहा हूँ ओनली अपने इंडिया का बताया था मैंने आपको। इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन कौन सा है? माजुली। कहाँ पर है ये? असम में है ना। ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, फर्स्ट रिवराइन है ना। फर्स्ट रिवराइन लार्जेस्ट जो बात की जाती है वो कौन सा था आपका? माजुली थी। किस स्टेट की बात करें? असम में। सेकंड मैंने बताया था अमेजन रिवर पे है ना। ओके, अच्छा आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है ना। नदी द्वीप की बात की जाती है यहाँ पर। नदी द्वीप में वही है, बीच में क्या बन जाता है? इसमें छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। अब द्वीप क्यों बन रहे हैं, क्यों बनेंगे द्वीप? क्योंकि वहां पर नदी का जो प्रेशर की बात करते हैं, जो नदी के पानी की गति की बात करते हैं, वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल डाउन हो जाती है। जब डाउन हो जाएगी तो अपने साथ अवसाद वगैरह लेकर आएगी, बहा कर लाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जैसे कोई नदी आ रही है, अपने साथ में इसमें क्या आई, लेकर आई थी वो अवसाद वगैरह लाई, वो यहाँ पर क्या कर देगी? जमा कर देगी। क्यों? अगर उसकी स्पीड में, सॉरी, पानी की अगर स्पीड अधिक होती तो ये यहाँ पर जो अवसाद लेकर आई है नदी, तो वो उसको भी बहा कर ले जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है? उसकी स्पीड बिल्कुल डाउन है, तो वो क्या करेगी? यहाँ पर धीरे धीरे जमा करती जाएगी। इधर से भी निकल जाएगी नदी, इधर से भी निकल जाएगी नदी, क्योंकि उसको तो गति तो है नहीं उसके अंदर, है ना। तो जितना अगर अवसाद वगैरह ज़्यादा जमा होता जाएगा उतने ही क्या है वो अलग अलग दिशा में निकलती जाएगी, है ना। तो ये कौन सी आकृति, वो सॉरी किस स्टेज की बात करी हमने? ओल्ड स्टेज की। तो ये पूरा टॉपिक किस में आ गया आपका? अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? हाँ, और भी है, एक दो और होंगे, वो भी देख लेंगे ना। क्षिप्रिका को देख लेना आप, है ना, उसको गूगल ट्रांसलेट कर लेना। क्या हुआ? डायग्राम बताएंगे, डायग्राम भी बताएंगे ना। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे ना, भारतीय अपवाह तंत्र, और इसका परिचय भी देखेंगे थोड़ा सा, है ना। अब अभी हमने मेन चालू नहीं किया है ना, तो भारतीय अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो इसमें मैं बता दूं आपको, और आपको भी उस दिन मैंने बताया था, भारत में देखा जाए तो लगभग अप्रोक्स में देखा जाए तो कम से कम इसमें 4000 क्या है नदियां बहती हैं। कहाँ पर? हमारे इंडिया में 4000 से अधिक की बात की जाती है, तो छोटी बड़ियों को मिलाकर, है ना। छोटी बड़ी 4000 नदियां क्या करती हैं यहाँ पर? मूव करती हैं ना। तो बताइए सबसे ज्यादा नदी कहाँ पर, किस स्टेट में गति करती हैं आपकी? मध्य प्रदेश में बहती हैं। तभी तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। अच्छा, और क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश? यानी 7-8 नामों से जाना जाता है ना। टाइगर स्टेट, ओके। अभी वर्तमान में देखा जाता है, आबाई नहीं, जो हम बात कर रहे हैं ना अभी इंटरनेशनल रिलेशन की, अफ्रीका की, तो अफ्रीका के और रिलेशन अच्छे हुए हमारे कब? जब हमने नामीबिया से क्या मंगाए थे? चीते मंगाए थे ना। नहीं, केयर कर पाए, लेकिन थोड़ा सा एटमोस्फेयर का रहता है। बिल्कुल,
यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट का थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट उनके लिए मैच होना चाहिए। हम्म। बिल्कुल, ये देखने को मिल रहा है ना, कई सारे उनकी डेथ भी हो गई है ना। हम वही है ना, किसी को अगर बंद रखोगे तो आप देखो, आपने भी देखा होगा, जब शेर अगर कोई भी पक्षी या कुछ भी रहता हो, अगर उसको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपनी शक्ति को खो देता है, क्योंकि उसको फ्रीडम ही नहीं मिल पाती, जो वो करना चाहता है वो उसके मिल ही नहीं पाते हैं ना। जिस प्रकार से सरोज नायडू ने कहा था कि राज्यपाल का पद है ना, वो सोने के पिंजरे में एक बंद तोता है। क्या कहा था? सोने के पिंजरे में एक बंद तोता है। कौन सा? राज्यपाल का पद। वो हमें देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि हाँ, राज्यपाल का पद है। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्र का कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से राज्य का कौन होता है? गवर्नर होता है। देखने में ऐसे लगता है ना, लेकिन उसकी हालत कुछ अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी नियुक्ति को लेकर और दूसरा उसकी कार्यकाल को लेकर अभी कोई संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। अभी उल्लेख है, बट क्या है, ये एक परंपरा एक बनी हुई है, पारंपरिक, जिससे कि केंद्र सरकार उसको क्या करती है? नियुक्त करती है, चाहे जब उसको क्या कर देती है? हटा देती है ना। तो ये थोड़ा सा उसमें चलता रहता है ना। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, हमारा कौन सा है? ज्योग्राफी पर आ जाते हैं ना, फिर भटक जाएंगे हम उधर से इधर, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था, भारत में कितनी नदियां बहती हैं? आपकी 4000 नदियां बहती है ना, जिसमें से आपकी 70% नदियां हैं वो कहां पर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल में, है ना। हाँ, यानी कि बे ऑफ बंगाल में 70% और 30% कहाँ जाती हैं? आपकी अरेबियन सी में। सिंपल सा है। जिस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, इधर क्या आपका बे ऑफ बंगाल, इधर क्या हमारा अरेबियन सी। तो अधिकतर इधर जाती है नदियाँ कितनी? 70%। और अरेबियन सी में कितनी जाएंगी आपकी? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? जैसे इंडिया में बात करते हैं ना, ये तो अगर होगी हमारी नॉर्मल चर्चा की बात करते हैं हम। अब हमारे यहाँ पर जो अपवाह तंत्र होता है, ड्रेनेज सिस्टम, वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं ना हम, कितने प्रकार से होता है? यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। कौन सा? हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा पेनिनसुला। पीछे दिख रहा है सभी को? पहला हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, है ना। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? हिमालय वाले को पढ़ेंगे ना। ऊपर वाले को पढ़ लेंगे। आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या करती है? आपके भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक तो उत्तरी भारत और एक आपका दक्षिणी भारत। तो वो श्रेणी कौन सी है आपकी? विंध्याचल रेंज। तो विंध्याचल रेंज के ऊपर जो आपका हिमालय वाला जो क्षेत्र की बात करते हैं, अपवाह तंत्र की बात करते हैं, और नीचे कौन सा रहेगा आपका? पेनिनसुला वाला, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम, हिमालय वाला ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। इसमें ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और एक आपका कहाँ पर मुहाना बना रही है वो, है ना। ओरिजिन, ओके। इससे पहले ये भी लिख सकते हो आप
जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हम कितनी पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सा? सिंधु, इंडस, है ना, इंडस, सिंधु नदी, अपवा तंत्र। दूसरे की बात करेंगे हम इसमें गंगा। थर्ड कौन सा पढ़ेंगे हम इसमें? ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। ये तीनों कहाँ पढ़ेंगे हम? हिमालय में पढ़ेंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पर ओरिजिन के आधार पर देखा जाता है उत्पत्ति, जैसे कि एक तो आप बांट दिए इसको हिमालय, नहीं, ये लिख लीजिए डायरेक्ट उसमें, उसको बाद में करा दूंगा। सिंधु नदी, गंगा नदी, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? उत्पत्ति के आधार पर, है ना। ये तो कहाँ पढ़ेंगे हम? हिमालय में, है ना। इसी के साथ में इसमें प्रायद्वीप वाला भी कनेक्ट कर देता हूं आपको, पेनिनसुला वाला। ये तो कहाँ से उत्पत्ति हो रही है उनकी? उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप से लिख लेना, एक तो हिमालय और एक आप पेनिनसुला। ओके, तो इसमें पेनिनसुला में हम पढ़ते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और आपके इत्यादि। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बांटा है ना। ये मत सोचना सर ये कहाँ से निकल रही है आपकी, हिमालय से निकल रही है कि आपकी पूरब से निकल रही है, पश्चिम से, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ मैंने क्या किया, इनको 2 पार्ट्स में बांटा है। कौन सा? एक तो हिमालय से जो उत्पत्ति हो रही है वो, और भी नदियां है ना, लेकिन अभी बड़ी बड़ी नदियों के अपवा तंत्र की बात करेंगे वो 3 है। जो पेनिनसुला की बात करेंगे इसमें, है ना। अब इसमें मैं बात करूंगा यहाँ पर ये गिरेंगे कहाँ पर, माउथ कहाँ बनाएंगे, है ना, मुहाना कहाँ बनाएंगे। तो इसमें भी लिख लेना, एक तो आपका अरेबियन सी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल। तो हम पहले बात करते हैं बीओबी की, है ना, बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें जैसे कि कौन कौन सी गिरेंगी, इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भी इसमें क्या है, कई सारी नदियां कहाँ जाएंगी आपकी, बीओबी में जाएंगे। अब हम बात करते हैं अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में कौन सी जाएगी आपकी? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, और भी कई सारी नदियां हैं, वो कहाँ पर जाएंगी आपकी? अरेबियन सी में। और अधिकतर मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था कि जो अरेबियन सी में कितनी % नदियां जाती हैं आपकी? 30% नदियां मुहाना बनाती हैं। ओके, जबकि 70% नदी मुहाना कहाँ बनाती है आपकी? बंगाल खाड़ी में, ना। क्यों बनाती है बंगाली खाड़ी में? वेरी गुड, क्योंकि जो हमने पढ़ा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में,
तो उसका स्लोप की बात की जाती है, तो वो कैसा आपका इस तरह से, क्या आपको माना कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसका स्लोप कैसा बना हुआ, इस टाइप से बना हुआ, तो नदी किस तरह जाएंगी आपकी, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, है ना। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक ये सभी को। ओके, कच्छ के रण में खो जाती है, लेकिन गति करती है ना वो इसी साइड करती है, अरेबियन सी की तरफ, ना कि बीओबी की तरफ करती है ना। गुजरात के कच्छ की तरफ ही जाएगी ना, तो इधर क्या बना हुआ आपका, इधर की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी। ओके, अब इसमें हम जो हमने पढ़ा था, कितने तंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, 3 तंत्र की बात की थी ना मैंने, कौन कौन सी की, सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, देखते हैं। तो सिंधु नदी की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो सिंधु ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ओके, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, और भारत, पाकिस्तान, तिब्बत में भी है ना, अफगानिस्तान में नहीं है ना। उसमें पूरे हिमालय वाले जो तीनों पड़ते हैं ना, तो उसमें आ जाता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ तक आ जाता है। जो पूरे हिमालय के अपन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना वो वाला। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, भारत के संदर्भ में। सिंधु नदी जो भारत के संदर्भ में कहाँ बहती है आपकी, सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। ओके, इस तरह से ये नदी क्या करती है, अपने भारत को ऊपर हिमालय की ओर गति करते हैं ना। अब हम बात करेंगे उद्गम, उद्गम की बात करूं मैं यहाँ पर, है ना। इस नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, मानसरोवर झील, कहाँ पर, इसका एक नाम है अच्छा सा, हाँ, बोखरचू हिमनद, हिमनद है इसमें ना, हिमनद। ये क्या हो गया आपका ऑरिजिन हो गई। अगर मैं मोहाने की बात करूं, मोहाना कहाँ बनाती है मोहाना, कहाँ बनाती है, पाकिस्तान में। रण ऑफ कच्छ में कौन बोल रहे हैं, ये बनाती है आपकी मीठन कोट, मीठन कोट जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है मीठन कोट।
अगर वो पूछे अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल, तो इसमें से कौन है? अरेबियन सी। अगर हमसे पूछे इसमें झील की पूछे तो मानसरोवर झील। अगर हिमनद की पूछे तो ये आप बता सकते हो। मोहाना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा आपका? मीठन कोट। ओके। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ, $2880 किलोमीटर, जिसमें हमारे भारत में कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर। ओके, इंडिया में टोटल अगर लेंथ की बात करें हम। ओके, अब ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? जैसे कहाँ से रही है ये? वहाँ तो मानसरोवर झील से रही है ना। लेकिन भारत में कहाँ से इसमें क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है? लेक ने प्रवेश कहाँ से हो रहा है? जैसे कि ये मानसरोवर झील से ऊपर से आ रही है ना, यहाँ पर क्या बना हुआ है? इंडिया बना हुआ है। तो यहाँ पर लद्दाख ले बोल रही हो आप, है ना? अच्छा अच्छा, मैंने सुना लेक की आवाज आ रही कुछ, है ना? लद्दाख, देखो इसका लिखिए आप। नहीं नहीं, कुछ पॉइंट है इसमें, ये याद नहीं रह रहा मुझे। और दम चौक में जाके ना, दम चौक, इसको बताऊंगा मैं आपको सभी को, है ना। इसमें क्या कर रही है? भारत में प्रवेश कर रही है। और जो भारत में प्रवेश के बाद में भारत से बाहर निकल रही है, वो कौन सी स्थान है आपका? चिल्लास। अब बोलेंगे सर ऐसे अजीब अजीब से नाम कहाँ से आ रहे हैं ना, ये कोई अपने हाथ में नहीं है। राम श्याम घनश्याम टीना वगैरह ये नाम रख दे अपने ना, कुछ इस प्रकार से नाम है तो अपन को याद भी रखनी पड़ेंगे ना। ये समझ में आया आपको? ये तो देखो दम चौक लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? चिल्लास, है ना। तो इस प्रकार से कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसका मेन समझते हैं हम। यहाँ से इंडिया में एंटर करेगी, प्रवेश, और यहाँ पर क्या होगी? वो एग्जिट होगी। एग्जिट बोले तो बाहर। हटा दे इस पेज को। ओके, माना है आपकी ये सिंधु रिवर है ना। अब यहाँ पर क्या कर रही है? 5 नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। कौन कौन सी 5 नदियां है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब इस जगह को क्या बोलते हैं? पंचतंत्र। क्यों बोलते हैं पंचतंत्र? 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। ओके, 500 नदियां किस स्टेट में बहती हुई हैं? पंजाब में, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा हुआ है? पंजाब, है ना। ओके, अब ये बताइए थोड़ा सा, हम पढ़ते हैं कि जो सिंधु नदी है, नदी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसकी सहायक नदियां उसमें आके मिलती है। जब सहायक नदियां उसमें आकर मिलती हैं तो उसकी लेफ्ट राइट होते हैं। अब उसकी लेफ्ट राइट का पता कैसे करें? ओके, अच्छा, मेरे डायरेक्शन में। चलिए, जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी सीख ले ना। आप क्या है, कोई भी नदी जैसे क्या कर रही है, वो गति कर रही हो, जहां से वो स्टार्ट हो रही हो उस पॉइंट पे आप खड़े हो जाए। किस पॉइंट पर? जहां से वो नदी, यहां से माना कि
नदी क्या हो रही हो, ओरिजिन हो रही हो, उत्पत्ति हो रही हो और किसी नदी की, वहां पर जाकर आप क्या हो जाए, खड़े हो जाए। ओके, यहाँ पर आप जाके खड़े हो गए। अब यहाँ पर इसका राइट किधर होगा, इस साइड, और लेफ्ट किधर होगा, इस साइड। तो हमें लेफ्ट और राइट की नदी कैसे पता करेंगे हम, उसकी वहां की ओरिजिन पर वो व्यक्ति खड़ा है तो उसके लेफ्ट हाथ की तरफ लेफ्ट वाली नदियां और राइट हाथ की तरफ राइट वाली नदियां, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका पता लगाया जा सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, मानसरोवर झील है। ओके, अब मानसरोवर झील से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ है ना, ये नदी जा रही है तो लेफ्ट वाली उसकी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड, और राइट क्या हो जाएगा उसका, ऊपर वाली साइड। इस तरह से बता सकते हैं कि जो सिंधु नदी के अपवाह तंत्र की जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जितनी भी नदियां हैं वो कैसी हैं, आपकी लेफ्ट की है। ओके, किसकी है, आपकी लेफ्ट की है। तो यहाँ पर ये देखेंगे आपकी राइट में कौन सी नदी तंत्र बना रही है, आपकी सिंधु के साथ सहायक नदियां हैं, और आपकी लेफ्ट में कौन सी सहायक नदियां है ना। तो ये लेफ्ट की तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ क्या बना हुआ है, मानसरोवर झील। अब इस पॉइंट को मैंने कुछ लिखाया था आपको, दम चौक लिखाया था है ना। यहाँ से क्या हो रही है नदी की, दम चौक। अब यहाँ पर दो नदियां है, यहाँ पर एक आपकी कौन सी नदी आके मिल रही है, नेग्रो ने देखो मुझे, आपकी नदी आके मिल रही है यहाँ पर शोक, 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 शोक। आ रहा है ना समझ में। अब इसी में आके इसकी सहायक नदी है शोक में आके, वो आपकी नुब्रा, कौन सी है, नुब्रा। अब यहाँ पर क्या बना हुआ है आपका, यहाँ से नदी हमारे भारत से क्या निकल जाती है, बाहर। तो उस पॉइंट को क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया जस्ट अभी, यही बताया था। अब उसके बाद में जो नदी आती है यहाँ पर आएगी आपकी गिलगिट। ओके, उसके बाद में काबुल। ये छोटी छोटी नदियां है ना ऊपर वाले समय, इनसे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब से मतलब समझ रहे हैं ना, इनसे ज्यादा हमें कोई बस पता होना चाहिए कि राइट में सिंधु की ये अपवाह तंत्र बनाती है। अब काबुल में एक और आके मिल जाती है, वो रहती है आपकी स्वात, नदी भी है। इसी में आके कौन सी मिल रही है आपकी, काबुल में स्वात। ओके, आगे चलेंगे, यहाँ है कुर्रम, कुर्रम के नीचे यहाँ पर बनी हुई है एक और, नहीं, कुर्रम के नीचे एक और है तोची, तोचे, तोची, और जस्ट इसके नीचे बनी हुई है एक और गोमल। इस प्रकार से एक किस तरह राइट की तरफ पढ़ रहे हैं, ना, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, सिंधु नदी की ओरिजिन हुआ। ओरिजिन के बाद में मैंने बताया जहाँ से कोई नदी की अगर उत्पत्ति होती हो वहाँ हमें जाकर खड़ा होना है तो हमें लेफ्ट राइट का पता चल जाएगा। अब ये सारी नदियाँ बनी हुई हैं, कहाँ बनी हुई हैं, आपकी राइट साइड में बनी हुई है ना। अब यहाँ पर जो नीचे नदी गिर रही है आपकी, तो वहाँ पर कहाँ, कौन सी जगह है ये आपकी, मीठन कोट, जो कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान पर जाकर क्या बना रही है, मुहाना बनाएगी, वहां पर जाकर। ओरिजिन कहाँ से हो रही है आपकी, मानसरोवर झील से ना। ये तो होगी आपकी राइट वाली नदी। अब हम बात करेंगे किसकी,
लेफ्ट वाली नदियों की। लेफ्ट वाली नदियां कौन कौन सी आ जाएंगी यहाँ पर? देखो पहली नदी है ना, वो कौन सी रहेगी यहाँ पर? झेलम। सीरियल बाई पढ़ना, कभी भी क्रम पूछ सकता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के बारे में ना। तो पहली कौन सी पूछेगा? वो झेलम। अब झेलम का जो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो कहां से हुई है? आपकी वारीनाग से। ओके, आगे जाकर यहाँ पर एक और रिवर मल्ली हुई है इसमें, किशन गंगा, जो इसकी क्या है? सहायक नदी है ना। कौन सी रिवर है यहाँ पर? किशन गंगा। इसके और आगे जाओगे, यहाँ पर क्या बने हुए है? बुलर झील। ओके, आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर कहां पर जाके खत्म हो रही है? आपकी पाकिस्तान में झुंग जगह एक,
चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? ब्यास नदी की बात कर रहे हैं। ब्यास नदी का ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम। ये कहाँ से हो रही है आपकी? ब्यास कुंड से, आप बोल सकते रोहतांग दर्रा से ना। अब ये नदी यहाँ पर मिल रही है, कहाँ है? ये पंजाब वाला स्थान है। कौन सा स्थान है यहाँ पर? अच्छा नाम है इसका, हैरी केन शायद, ऐसी है कुछ। लिखिए इसमें भी, हरी के कहाँ? ये पंजाब में कपूरथला। ओके, ब्यास है ना। अब ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सतलुज नदी भी कहीं से ओरिजिन हुई होगी। ये हुई आपकी राकसताल तिब्बत से, है ना। ये सभी नदियां है ना, ये कहाँ से ओरिजिन हो रही हैं? ये सभी नदियां आपके हिमालय से हैं, है ना। तो इसमें भी ये राकसताल, ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में ना। अब ये डायरेक्ट यहाँ पर जाके मिलती है। इस स्थान को क्या बोलते हैं हम फिर? पंचतंत्र। क्या बोलेंगे यहाँ? पंचतंत्र। क्यों? क्योंकि इसमें 500 नदी आके कहाँ से मिल रही है आपकी? बाएं और लेफ्ट से बोल सकते हैं ना, क्योंकि राइट तो ऊपर वाला हो जाएगा, लेफ्ट से, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार की नदियाँ आके किस में मिल रही है आपकी? सिंधु नदी में आके मिल रही है ना। और ये सिंधु नदी फिर जाके कहाँ पर मुहाना बना रही है आपकी? मीठनकूट, पाकिस्तान में। कुछ समझ में आया? यहाँ की तक की स्टोरी साफ है या फिर सफा है? साफ है ना, ऐसा तो नहीं है सफा। क्या हुआ? और ऊपर करना है, इससे डैश से नहीं दिखता होगा, है ना। हाँ, ओके ओके, बता देता हूँ मैं आपको, है ना। अब ये देखो, थोड़ा सा हमें क्या होगा, जो मैंने ये सभी नदियाँ बताई आपको, है ना, इन सभी नदियों में हमें जो राइट वाली नदियाँ है ना, उनको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। क्या करना है हमें? राइट वाली जो सभी रिवर्स हैं उनको सभी को हमें नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? जितनी भी नदियां हैं आपकी लेफ्ट वाली नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। ओके, अभी इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, इसके क्या बताया था मैंने आपको झेलम नदी के बारे में। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? भारी नाग। वेरी गुड। पूरा गए? ओके, ओके। हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर? वारीनाग की बात कर रहे हैं ना। यहाँ से झेलम नदी उद्गम हुई है। झेलम में फिर आगे जाके थोड़ी सी इसमें कौन सी नदी मिली हुई है? किशनगंगा मिली हुई है। किशनगंगा में फिर आगे जाके बुल्लट झील की बात करते हैं। फिर पाकिस्तान के कहाँ पर जाके मिल जाती है? ये जुंग में, है ना। इसके बाद में मैंने बताया था, और इसकी एक और विशेषता क्या याद रखनी है हमें, ये झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं उसमें, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली रिवर की बात की जाती है, तो वो कौन सी है आपकी? झेलम नदी। ओके, अब यहाँ पर एक सुना होगा आपने कि पाकिस्तान को और भारत को लेकर, सिंधु नदी को लेकर क्या होता रहता है? विवाद होता रहता है ना। क्यों होता रहता है विवाद? पानी को लेकर, कि इसका पानी कौन कितना लेगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो इसके पीछे क्या तर्क था, क्या रीजन था? क्योंकि आपने भी सुना होगा 1960 की बात है ना। 1960 में क्या हुआ था?
देखो इनको लेकर क्या होती, सिंधु नदी को लेकर क्या होती है, ट्रीटी हुई थी आपकी 1960 में, है ना। दोनों को विवाद हो रहा था 1960 में। जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे अयूब खान, बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी, संधि। तो ट्रीटी में क्या हुआ था, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सिंधु झेलम चिनाब, ये नदी पर अधिकार किसका रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा, है ना। और जो आपकी हम पढ़ते हैं 3 नदी नीचे वाली, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, इन पर किसका अधिकार होगा, इंडिया का। ये क्या हुआ था उस टाइम पे, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, उन्होंने समझौता करवाया था, है ना, इनमें दोनों को लेकर। अब होता क्या, और उसमें एक और साथ में कंडीशन ये थी कि उसका 20% पानी, नहीं, जो 20% पानी की बात करें ना, तो ये इसको इंडिया यूज कर सकता है। ऊपर वाली नदियों की बात करें, जो हमारे पाकिस्तान को बात करें ना, उसमें से 20% पानी क्या है, इंडिया यूज कर सकता है। कौन कौन सी रिवर का, सिंधु, झेलम और चिनाब। बाकी की तीनों नदियां किसके अधिकार में, इंडिया के। 80% अधिकार किसको, उसको पाकिस्तान को उसमें पानी का यूज करना है। ये इसमें क्या होती है, ट्रीटी होती, संधि हुई थी। अब इसको लेकर कई बार क्या है, चर्चा रहता है, मुद्दा रहता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्या नहीं आता है, सामने नहीं आता। समझौता के लिए क्या नहीं आता है, वो सामने नहीं आता है। वो बार बार कहाँ जाता है, वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक के यहाँ जाता है, ना कि भारत कई बार उससे क्या है, बोल भी चुका है कि आप हमारे सामने क्या कीजिए, बैठकर समझौता कर लीजिए, लेकिन वो हमारे सामने ना आते हुए कहाँ जाता है, ओके। तो अगर किसी भी व्यक्ति को समझौता करना हो तो उससे कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। विदाउट कम्युनिकेशन कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। भाई किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति में अगर लड़ाई हो जाए, अगर लड़ाई को हमें शांति करना हो, अगर अच्छे रिलेशन बनाना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके बीच में वार्तालाप होनी चाहिए, और वार्तालाप होगी तभी तो उसका क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। और वो ऐसा हमारे साथ करता नहीं है। क्या नहीं करता, पाकिस्तान हमारे साथ वार्तालाप करता नहीं है, ओके। तो उस टाइम पे जो संधि हुई थी ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें अपन देखो, उसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपने पास तो कितनी है, कहाँ पे है अपने लिए तो, ओके। फिर भी हमारे यहाँ देखने को मिलती है पानी की समस्या, मिलती है या नहीं मिलती है, पानी की समस्या देखने को मिलती है ना। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो कम से कम 1-1 किलोमीटर तक दूर पानी भरने के लिए जाते हैं वो लोग। आज भी आप लोगों ने अखबार वगैरह पढ़ते होंगे ना, न्यूज में ये कंडीशन देखने को मिलती है हमें, है ना, इतना पानी होने के बावजूद भी। चलो मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी ले लूँ। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो कितना पानी है टोटल, 71% या 70% अपन अप्रोक्स मान के चलते हैं ना। इसमें से पीने लायक पानी कितना है, देखिए पानी हमने पढ़ लिया 70% हो गया। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक तो मीठा पानी और एक आपका खारा पानी। एक में तो नमक डाल दिया, एक में चीनी डाल दिया ना। ऐसा नहीं है, मीठा पानी से मतलब होता है वो पीने पानी को ही, पीने वाले पानी को ही हम क्या बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं। खारा पानी क्या होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वो कौन सा होता है हमारा, खारा पानी, जिसमें लवणता की मात्रा क्या हो, अधिक हो। अब जो हम बात करें पीने वाले पानी की, तो पीने वाला पानी जो हमारे लिए 0.3% क्या हो पाता है, यूज हो पाता है। समझ पा रहे हैं ना। कई सारा पानी तो हमें किसके रूप में मिलता है, ग्लेशियरों के रूप में, है ना। लेकिन जो हमारे देखा जाता है 70% पानी, क्या वो पूरा पीने लायक है, नहीं है ना। इसका क्या किया जाता है, क्या हम समुद्र के पानी को भी पीने के लिए यूज कर सकते हैं,
रिसाइकल करके उसका, है ना, या ओके। तो यानी कि बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि हम कितना पानी यूज कर रहे हैं, 0.3% पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं, इतना पानी होने के बावजूद। अब पानी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियाँ पढ़ रहे हैं, इससे ही रिलेटेड है ना। ओके, अब मैं क्या बता रहा था, हमको ये नदियाँ क्या पढ़नी होंगी, पूरी डिटेल से पढ़नी होंगी। अब डिटेल से क्यों पढ़नी होंगी, ये कहाँ बह रही हैं, आपकी भारत में बह रही हैं। जैसे हम और बता दें आपको, आप तो कर दें इसको ऊपर, क्या हो गया, एक बार मैं पीपीटी से बताऊंगा ना आपको, पीडीएफ से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कौन सी नदी कहाँ से आ रही है ना। सचिन टेंशन मत लो, है ना, जब तक डाउट रहेगा तब तक यहीं खड़ा हूं मैं। चलिए, एक होता है डैम और एक होता है आपका, नहीं नहीं नहीं, डैम और एक और होता है आपका, सुना होगा आपने, ऐसी से रिलेटेड है, डैम से संबंधित ही है वो। बैराज, 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 सुना होगा नाम सभी ने, बैराज ही बोलते हैं शायद इसको, है ना, सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो फिर से जान लेते हैं ना। जो नदियों पर क्या बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, इसके बारे में सभी ने सुना होगा, और इस नदियों पर बैराज ही बनाए जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं हमें ना, ये क्या होता है, जो डैम होते हैं ना आपके, तो डैम में क्या किया जाता है, हम इसको बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, किसी नदी पर डैम बनाते हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजना से मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि इसको लेकर हम क्या बनाते हैं, उस पर डैम बनाते हैं। ओके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट